नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी लेक्चर 4 रहेगी, क्लास 4 चौथी क्लास रहेगी अंतरिक्ष विज्ञान की। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी थी। इसमें आज अपना मेन टॉपिक रहेगा, जो कि ये सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परीक्षा का ये टॉपिक है, जिसमें नवीन पाठ्यक्रम से सम्मिलित किया गया ये टॉपिक अंतरिक्ष विज्ञान। पॉइंट बिंदु क्रमांक 8 पर सिलेबस देखेंगे अपन वर्ग 3 का, जिस पर पाठ्यक्रम बिंदु 8 क्रमांक पर दिया है अंतरिक्ष विज्ञान। ये अपने नोट्स PDF फाइल यूट्यूब टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो रेड कलर की पट्टी चल रही है वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है। और टेलीग्राम को आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो ER मैथ्स बाय मुकेश और मैथ्स बाय मुकेश कुमार, ये दोनों क्या है मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप हैं। इन पर आप मेरी ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे, और ईमेल ID है, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्लास चालू करते हैं। तो देखो, आज अपना मेन टॉपिक रहेगा। टॉपिक क्या रहेगा? उपग्रह क्या है। कौन सा टॉपिक रहेगा? उपग्रह क्या है, भूकक्षाएँ क्या है, ठीक है। और उपग्रह सैटेलाइट क्या होते हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, उपग्रह क्या है, भूकक्षाएँ क्या है, सैटेलाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, उपग्रह की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले उपग्रह की परिभाषा: ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तथा उनकी निश्चित कक्षा होती है। देखो, उपग्रह की परिभाषा क्या है, उपग्रह होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपन को पढ़ेंगे। बहुत स्लो क्लास को चलाएंगे, एक एक पॉइंट को अपन समझते जाएंगे। ऐसे खगोलीय पिंड, उपग्रह की परिभाषा देखेंगे। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तथा उनकी निश्चित कक्षा होती है। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तथा उनकी क्या होती है, एक निश्चित कक्षा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक रूप से ग्रहों के उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से ग्रहों के उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी का ये उपग्रह है, इसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक वैसे ही मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह भी उपस्थित हैं, और इनके उपग्रहों के भी नाम हैं। उस चीज़ को अपन मंगल ग्रह, बृहस्पति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें, उपग्रहों के बारे में सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन अंतरिक्ष से संबंधित कुछ चीज़ें लेंगे। हम अंतरिक्ष विज्ञान की इस श्रृंखला में कृत्रिम उपग्रहों की चर्चा करेंगे, अर्थात ऐसे उपग्रह जिनका निर्माण स्वयं मानव ने किया हो, सैटेलाइट कहलाते हैं। अब देखो, सैटेलाइट उपग्रहों का उद्देश्य क्या होता है? जो उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा सकते हैं, उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा सकते हैं, फलस्वरूप ग्रह की संपूर्ण जानकारी हमें इन सैटेलाइट के माध्यम से क्या होती है? प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि आज अनेक सैटेलाइट का निर्माण किया गया है और विभिन्न कार्यों के लिए इन्हें पृथ्वी की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया, जिससे कि हमें एक स्थान पर ही संपूर्ण ग्रह की जानकारी उपलब्ध हो सके। तो देखो, उसको दोबारा से फिर पढ़ता हूँ। यही कारण है कि आज अनेक सैटेलाइट का निर्माण किया गया और विभिन्न कार्यों के लिए इन्हें पृथ्वी की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया, जिससे कि हमें एक स्थान पर संपूर्ण ग्रह की जानकारी उपलब्ध हो जाए। अब देखो, सैटेलाइट के प्रकार होते हैं। सैटेलाइट के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सैटेलाइट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं, और दूर संचार उपग्रह जिन्हें टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं दूर संचार उपग्रह। और दूर संवेदी उपग्रह कौन से? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। दूर संवेदी उपग्रह सामान्यतः पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। तो अपन को ये भी याद रखना है कि दूर संवेदी उपग्रह सामान्यतः पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, जबकि दूर संचार उपग्रह
पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इनका कार्य पृथक पृथक होता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य पृथक पृथक होता है। आप देखो भूकक्षा अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे। भूकक्षा क्या होती है, अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर वे कक्षाएं अर्थात वे परिभ्रमण स्थान जहां पर कृत्रिम सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है उन्हें भूकक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकक्षाएं कहलाते हैं। ये 1 पॉइंट अपना है। कृत्रिम सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। देखो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षाएं होती हैं, परिभ्रमण रहता है। जैसे अपने रोडें दी रहती हैं, अपन को जिस रोड से कहाँ पर मूव करना है तो अपना एक फिक्स एक रूल के अकॉर्डिंग रोडें बनाई जाती है, इसको नाम दिया जाता है। ऐसी पृथ्वी के चारों ओर वे कक्षाएं होती हैं जिसमें परिभ्रमण स्थान फिक्स होते हैं। यहाँ पर कृत्रिम सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, उसी पथ पर वो कृत्रिम सैटेलाइट फॉलो करता है, तो उन्हें भूकक्षाएं कहते हैं। ये भी एक नियम में जो कक्षा होती है एक नियम में बंधी होती हैं। जो सैटेलाइट कृत्रिम होता है वो एक नियम की तरह पालन करते हुए उसका एक चक्कर लगाता है। इसी तरह भूकक्षाओं का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। देखो भूकक्षाओं का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, पर पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। किसके आधार पर किया गया इसका वर्गीकरण? इनका वर्गीकरण किया है जिस प्रकार है पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई के आधार पर। तो देखो सबसे पहला है नियर अर्थ ऑर्बिट। यह कक्षा पृथ्वी के धरातल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कक्षा में प्रक्षेपित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के 16 से अधिक चक्कर लगा सकता है। देखो सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के 16 से अधिक चक्कर लगा सकता है। किसी भी कक्षा में सैटेलाइट को चक्कर लगाने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। देखो किसी भी कक्षा में सैटेलाइट को चक्कर लगाने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन होता है। क्या होता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम का पालन होता है। इसी कक्षा में भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट स्थापित किया गया। अब देखते हैं एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी के धरातल से 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में यह कक्षा स्थित है। इसे ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। इसी कक्षा में दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोगी है, अर्थात ये सैटेलाइट धरातली फोटोग्राफ हम तक पहुंचाते हैं। इन सैटेलाइट का आवर्तकाल 90 मिनट से 180 मिनट के बीच होता है। भारत के कुछ सुप्रसिद्ध सैटेलाइट इसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं, जैसे कि सरल समुद्र तल संबंधी जानकारी देता है। ये सरल जो अपना सैटेलाइट है समुद्र तल संबंधी जानकारी देता है। और एक जो है ओशन सेट समुद्र संबंधी सूचनाएं देता है, और कार्टोसैट नक्शे संबंधी सूचनाएं देता है, और यह ईडूसैट दूरस्थ शिक्षा के बारे में, और मेगास्टॉपिक्स मौसम संबंधी जानकारी देता है ये उपग्रह। अब देखो नोट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इसी कक्षा में स्थापित है। यह स्टेशन 350 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। अब MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यह भूकक्षा पृथ्वी तल से 8000 से 20000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कक्षा में स्थापित सैटेलाइट का आवर्तकाल 6 से 15 घंटे होता है, अर्थात क्या होता है एक दिन में पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकता है ना। अब देखो इस कक्षा में स्थित उपग्रहों का कार्य धरातल के फोटोग्राफ्स और सिग्नल भेजना दोनों ही होता है। इस कक्षा में स्थित उपग्रहों का कार्य क्या रहता है? धरातल पर फोटोग्राफ्स और सिग्नल दोनों चीज़ें ही भेजते हैं, दोनों भेजने का काम होता है। इस कक्षा में भारत का कोई भी उपग्रह स्थापित नहीं है। इस कक्षा में नौवहन प्रणाली से संबंधित सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। यह GPS सिस्टम दिशा निर्धारण नेविगेशन सिस्टम में सहायक होता है, जैसे विमान की दिशा बताना। इस कक्षा के सैटेलाइट और धरातल के टॉवर्स से सीधा संपर्क हो जाता है। देखो भविष्य में
भारत का गगनयान जैसा प्रोजेक्ट इसी कक्षा से संबंधित होगा। इसी कक्षा में ATM एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे कार्य संपन्न होते हैं। भारत का स्वयं का GPS सिस्टम विकसित नहीं हुआ है। क्या देखो, भारत का स्वयं का GPS सिस्टम विकसित नहीं हुआ है। यह सेवा विदेश से ली जाती है। नेविस्टार USA का नेविगेशन सिस्टम है। अब देखो फोर्थ, जियो सिंक्रोनियस या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। यह पृथ्वी की कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस कक्षा में देखो, इस कक्षा में स्थापित सैटेलाइट का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। यही कारण है कि इस कक्षा में स्थापित उपग्रहों को भूस्थितिक या भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इस उपग्रह को क्या कहते हैं, जिनका कार्यकाल पृथ्वी के कार्यकाल से आवर्तकाल के बराबर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भूस्थितिक या भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इस कक्षा में दूरसंचार उपग्रह टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। किस टाइप के उपग्रह सैटेलाइट किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, इसमें टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इसी कक्षा में सन सिंक्रोनियस सैटेलाइट सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरह से देखो, ये पृथ्वी अर्थ हो गई, ये क्या ऑर्बिट हो गया, ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ पेंसिल से देखो बोर्ड पर। ये एस उपग्रह हो गया, ये भूकक्षा हो गई अपनी पृथ्वी की, ये सूर्य तल हो गया, कालिक उपग्रह हो गया, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस तरह से ये चित्र दिया हुआ है। अगला देखो, हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट। यह वह कक्षा होती है जिसमें सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में विस्थापित किया जाता है। देखो, हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होता है, यह वो कक्षा होती है जिसमें सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में विस्थापित किया जाता है। देखो, हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होता है, यह वो कक्षा होती है जिसमें सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में विस्थापित किया जाता है। इस नवीन कक्षा को ही हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं। तो ये अपना, इससे आगे के लेक्चर अपना होगा, अगली वीडियो में होगा, जिसमें अपने सारे इससे आगे के टॉपिकों को उसमें डिस्कशन किया जाएगा। इसमें अपने ऑर्बिट के बारे में कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें ऊपर स्थापित होते हैं, अपनी पृथ्वी से ऊंचाई के हिसाब से अपने डिवाइड किया गया। किलोमीटर अपन को याद रखना है, किसकी कक्षा का क्या क्या काम होता है, ये भी अपन ने इसमें पढ़ा था। कौन से जो उनकी ऑर्बिट होते हैं, उनमें दूरियों के हिसाब से किस उपग्रह का किस ऑर्बिट में क्या काम रहता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। और इसको ध्यान से पढ़ना, इसको याद रखना है अपन को, ये सारी चीज़ें ऑर्बिटों के बारे में। इससे आगे आने वाले लेक्चरों में इसके आगे आने वाले टॉपिकों को अपन पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नए हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे बेचारे उस गरीब लोगों को भी फ़ायदा उठा सकें जो उनके पास पैसे नहीं है कोचिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।